हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान अभी भी संघर्ष कर रहा था, उसी समय धरती के एक हिस्से में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जहां शहर बस चुके थे, सड़कें सीधी थीं, हर घर पानी से जुड़ा था और गंदगी को जमीन के नीचे छुपी नालियां दूर ले जाती थी। यह कोई साधारण दुनिया नहीं थी, बल्कि अपने समय से हजारों साल आगे एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतनी विकसित और संगठित सभ्यता अचानक बिना किसी बड़े युद्ध, बिना किसी हमले के इतिहास से कैसे गायब हो गई। आखिर ये लोग कौन थे? इन्होंने इतनी एडवांस्ड दुनिया बनाई कैसे? और ऐसा क्या हुआ कि पूरी हड़प्पा सभ्यता एक रहस्य बनकर रह गई? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी से, उस समय जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और वे देश भर में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। पंजाब के एक इलाके में मजदूरों को मजबूत ईंटों की जरूरत पड़ी और उन्हें पास ही एक जगह से बड़ी संख्या में पक्की ईंटें मिलने लगी। ये ईंटें असामान्य थीं क्योंकि ये बिल्कुल एक ही आकार की थीं और बेहद मजबूत थीं, जैसे किसी आधुनिक तकनीक से बनाई गई हों। मजदूरों ने बिना यह समझे कि वे क्या कर रहे हैं, उन ईंटों को निकालकर रेलवे निर्माण में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दरअसल वे अनजाने में एक प्राचीन शहर को तोड़ रहे थे, एक ऐसी सभ्यता को जो हजारों साल से जमीन के नीचे छुपी हुई थी। सालों तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ पुरातत्वविदों को इस क्षेत्र में असामान्य अवशेष मिलने लगे। फिर सन 1920 के आसपास जब व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई तो इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। जमीन के नीचे से जो सामने आया वह केवल कुछ इमारतों का ढांचा नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर था। एक ऐसा शहर जिसकी सड़कों की बनावट, घरों की संरचना और निर्माण की तकनीक उस समय की किसी भी जानी पहचानी सभ्यता से मेल नहीं खाती थी। यह था हड़प्पा, और थोड़ी ही दूरी पर एक और विशाल शहर मिला जिसे बाद में मोहनजोदड़ो के नाम से जाना गया। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, यह साफ होता गया कि यह कोई एक शहर नहीं बल्कि एक विशाल सभ्यता का हिस्सा है। धीरे धीरे धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल और राखीगढ़ी जैसे कई स्थानों पर इसी तरह के शहरों के अवशेष मिलने लगे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह सभ्यता केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका विस्तार हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। यह अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे संगठित सभ्यताओं में से एक थी। जैसे जैसे इस सभ्यता के बारे में जानकारी बढ़ती गई, वैसे वैसे एक सवाल और गहरा होता गया। यह सभ्यता इतनी उन्नत थी, इतनी संगठित थी, इसका इतना बड़ा विस्तार था, फिर भी यह अचानक क्यों खत्म हो गई? इतिहास में कई सभ्यताएं युद्धों में नष्ट हुई हैं, कुछ प्राकृतिक आपदाओं में समाप्त हो गईं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का अंत अलग था। यहाँ किसी बड़े विनाश के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, शहरों को जलाया नहीं गया, कोई बड़े पैमाने पर हिंसा के संकेत नहीं मिले। इसके बजाय जो दिखता है वह एक धीमा परिवर्तन है। धीरे धीरे लोग शहरों को छोड़कर जाने लगे, बड़ी बड़ी इमारतें खाली होने लगीं और कुछ ही सदियों में यह पूरी सभ्यता इतिहास के पन्नों से गायब हो। लेकिन इस सभ्यता की सबसे चौंकाने वाली बात केवल इसका विस्तार नहीं था, बल्कि इसकी संरचना और संगठन था। यहाँ हमें किसी बड़े राजा के महल का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, न ही किसी विशाल सेना या युद्ध के संकेत मिलते हैं। इसके बावजूद यह सभ्यता अत्यंत व्यवस्थित और अनुशासित दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे यह समाज किसी एक शासक के बजाय एक मजबूत और सुव्यवस्थित प्रणाली पर आधारित था। खुदाई में मिले अवशेषों से यह भी पता चलता है कि यहाँ के लोग केवल रहने और जीने तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे अत्यंत कुशल कारीगर और व्यापारी भी थे। उन्हें धातुओं का ज्ञान था, वे सुंदर आभूषण बनाते थे और उनके पास माप तौल की एक मानकीकृत प्रणाली भी थी जो उनके व्यापार और संगठन को दर्शाती है। सबसे रहस्यमयी चीज जो यहां से मिली वह थी छोटी छोटी मोहरें जिन पर अजीब प्रतीक अंकित थे। ये प्रतीक किसी भाषा का संकेत देते हैं, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। यह अंत अचानक नहीं था, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें कई कारण शामिल रहे होंगे। अब जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आज से लगभग 5000 साल पहले इंसान सिर्फ जी ही नहीं रहा था, बल्कि वह अपने रहने की जगह को इतनी समझदारी से बना रहा था कि आज के समय में भी उसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत उसकी ताकतवर दीवारें या विशाल इमारतें नहीं थीं, बल्कि उसकी सोच थी, उसकी प्लानिंग थी और उसका वह सिस्टम था जिसने इस सभ्यता को अपने समय से कई कदम आगे खड़ा कर दिया।
जब पुरातत्वविदों ने इन शहरों की खुदाई की तो उन्हें सबसे पहले जो चीज समझ में आई वह थी इनकी सीधी और व्यवस्थित सड़कें। ये सड़कें किसी भी दिशा में यूं ही नहीं बनाई गई थीं, बल्कि एक खास पैटर्न के तहत बनाई गई थीं, जिसे आज हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि सड़कें एक दूसरे को लगभग सीधी कोण पर काटती थीं, जिससे पूरा शहर छोटे छोटे ब्लॉक्स में बंट जाता था। ये वही सिस्टम है जिसका इस्तेमाल आज के मॉडर्न सिटीज में किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हड़प्पा के लोगों ने यह तरीका हजारों साल पहले ही अपना लिया था। इन सड़कों की चौड़ाई भी एक जैसी नहीं थी, बल्कि उन्हें सोच समझकर डिजाइन किया गया था। मुख्य सड़कें चौड़ी होती थीं ताकि लोगों का आना जाना आसान हो सके, जबकि गलियां थोड़ी संकरी होती थीं जो घरों तक पहुंचने के लिए बनाई गई थीं। यह केवल सुविधा का सवाल नहीं था, बल्कि यह एक ऑर्गेनाइज्ड अर्बन लाइफ का संकेत था। लेकिन असली कमाल तो तब दिखाई देता है जब हम इन शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में सही ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हर घर से निकलने वाला गंदा पानी सीधे सड़कों के नीचे बनी पक्की नालियों में जाता था। ये नालियां ईंटों से बनी होती थीं और उन्हें इस तरह ढका जाता था कि ऊपर से चलने में कोई परेशानी न हो और अंदर गंदगी जमा न। हर घर में एक छोटा सा बाथरूम होता था, जहां से पानी एक छोटे पाइप के जरिए मुख्य नाली तक पहुंचता था। इसका मतलब यह है कि उस समय के लोग न केवल साफ सफाई को समझते थे, बल्कि उन्होंने इसके लिए एक पूरा सिस्टम भी विकसित कर लिया था। यह सिस्टम केवल सुविधा नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन के स्तर को दर्शाता था। अब अगर हम घरों की बात करें तो वे भी किसी भी तरह से साधारण नहीं थे। अधिकतर घर पक्की ईंटों से बने होते थे और उनका आकार लगभग एक जैसा होता था। यह इस बात का संकेत है कि निर्माण के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम अपनाया गया था। कई घरों में आंगन होता था जो हवा और रोशनी के लिए बहुत जरूरी था। यह डिजाइन आज भी भारतीय घरों में देखने को मिलता है, जिससे यह समझ आता है कि उस समय की सोच कितनी प्रैक्टिकल थी। कुछ घरों में निजी कुएं भी पाए गए हैं, जो यह दिखाते हैं कि हर घर के पास पानी की अपनी व्यवस्था हो सकती थी। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग पानी के लिए नदियों या तालाबों पर निर्भर थे, लेकिन यहाँ लोग अपने घरों में ही पानी की सुविधा रखते थे। हड़प्पा सभ्यता का एक और अद्भुत उदाहरण है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ। यह एक बड़ा जलाशय था जिसे बहुत ही सावधानी से बनाया गया था। इसकी दीवारें पक्की ईंटों से बनी थीं और उन्हें इस तरह सील किया गया था कि पानी बाहर न निकले। यह केवल नहाने के लिए नहीं था, बल्कि संभवतः इसका उपयोग धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों के लिए भी किया जाता था। यह स्ट्रक्चर इस बात का प्रमाण है कि उस समय के लोग इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के मामले में कितने उन्नत थे। धोलावीरा जैसे शहरों में तो पानी को जमा करने और सुरक्षित रखने के लिए विशेष रिजर्वॉयर्स बनाए गए थे। यहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता था और उसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखा जाता था। यह वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इतना एडवांस्ड था कि आज के जल संकट के समय में भी इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि इन सभी चीजों में एक कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। चाहे आप किसी भी शहर में जाएं, आपको लगभग एक जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यह सब कुछ किसी एक व्यक्ति या एक शहर की सोच नहीं थी, बल्कि यह पूरी सभ्यता का एक शेयर्ड नॉलेज था। अब जरा सोचिए, उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी बेसिक जीवन जी रहे थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड तरीके से अपने शहर बना रहे थे। उनके पास न कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, न कोई मशीनें। फिर भी उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो हजारों साल बाद भी हमें चौंका देता। अब तक आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के शहर कितने सुव्यवस्थित थे, लोग कैसे संतुलित जीवन जीते थे और उनकी तकनीक कितनी उन्नत थी। लेकिन कोई भी सभ्यता केवल अपने अंदर ही सीमित रहकर महान नहीं बनती। उसकी असली ताकत तब दिखाई देती है जब वह दूसरी सभ्यताओं से जुड़ती है, व्यापार करती है और दूर दूर तक अपने संबंध बनाती है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात यही थी कि यह केवल एक स्थानीय सभ्यता नहीं थी, बल्कि यह अपने समय की एक जुड़ी हुई दुनिया का हिस्सा थी। यह उन शुरुआती सभ्यताओं में से एक थी जिसने दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। जरा कल्पना कीजिए उस समय की, जब न जहाजों में इंजन थे, न सड़कें पक्की थीं और न ही कोई आधुनिक परिवहन व्यवस्था थी। इसके बावजूद हड़प्पा के लोग हजारों किलोमीटर दूर स्थित क्षेत्रों से संपर्क बनाए हुए थे। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। पुरातात्विक खुदाई में ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि
कि हड़प्पा सभ्यता का संपर्क मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से था। वहां के अभिलेखों में एक स्थान का उल्लेख मिलता है जिसे मेलुहा कहा गया है, और कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह हड़प्पा सभ्यता का ही नाम था। मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में हड़प्पा की मुहरें, मनके और अन्य वस्तुएं मिली हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों के बीच सक्रिय व्यापार होता था। इसका मतलब यह है कि हड़प्पा के व्यापारी न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि समुद्र पार तक यात्रा करते थे। यहाँ से निकलने वाले प्रमुख सामानों में कीमती पत्थरों के मनके, कपास के वस्त्र, धातुओं से बने औजार और सुंदर हस्तशिल्प शामिल थे। विशेष रूप से मनकों की कला इतनी उन्नत थी कि उन्हें बहुत दूर तक पसंद किया जाता था। लोथल जैसे शहर इस व्यापारिक नेटवर्क के महत्वपूर्ण केंद्र थे। लोथल में एक ऐसा ढांचा मिला है जिसे कई विशेषज्ञ एक प्राचीन डॉकयार्ड मानते हैं। यह स्थान संभवतः जहाजों के आने जाने और माल के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता था। इससे यह समझ आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग केवल जमीन के रास्ते ही नहीं बल्कि समुद्री मार्गों का भी उपयोग करते थे। वे अरब सागर के रास्ते मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों तक पहुंचते थे। अब अगर हम उनके व्यापार की व्यवस्था को देखें तो यह भी उतनी ही संगठित थी जितनी उनकी शहर योजना। उनके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम था जिससे व्यापार में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। यह सिस्टम पूरे क्षेत्र में एक जैसा था, जिससे यह संकेत मिलता है कि व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था मौजूद थी। यह केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक संपर्क भी था। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वे केवल सामान ही नहीं ले जाते, बल्कि अपने विचार, अपनी परंपराएं और अपनी तकनीक भी साथ ले जाते हैं। इस तरह हड़प्पा सभ्यता केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं थी, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पुल भी थी जो अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ती थी। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर यह पूरा व्यापारिक नेटवर्क किसी कारण से टूट जाए तो क्या होगा? अगर समुद्री रास्ते बंद हो जाए, अगर दूर के क्षेत्रों से संपर्क टूट जाए और यह अगर सामान का आदान प्रदान रुक जाए तो किसी भी सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। और यही शायद हड़प्पा सभ्यता के साथ भी हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली यही है कि हमें यहां से कोई स्पष्ट धार्मिक ग्रंथ या लिखित विवरण नहीं मिला है जिससे हम सीधे सीधे उनके धर्म को समझ सकें। लेकिन पुरातात्विक खुदाई में मिली वस्तुएं हमें उनके विश्वासों के बारे में कई महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन छोटी छोटी मूर्तियों की जो खुदाई में बड़ी संख्या में मिली हैं। इनमें से कई मूर्तियां एक स्त्री आकृति की हैं, जिन्हें कई विशेषज्ञ मातृदेवी या मदर गॉडेस से जोड़कर देखते हैं। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि उस समय लोग प्रकृति और प्रजनन शक्ति को बहुत महत्व देते थे। यह संभव है कि वे धरती को एक मां के रूप में देखते थे, जो जीवन देती है, पोषण करती है और सब कुछ संभालती है। यह विचार आज भी कई संस्कृतियों में देखने को मिलता है, जहां धरती को मां कहा जाता है। अब बात करते हैं उन रहस्यमयी मोहरों की, जिन पर अलग अलग जानवरों की आकृतियां और अजीब से चिन्ह बने हुए हैं। इन मोहरों में से एक खास मोहर है जिसमें एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसके चारों ओर जानवर हैं। कुछ विद्वान इसे प्रोटोशिव या भगवान शिव के प्रारंभिक रूप से जोड़कर देखते हैं। हालांकि यह पूरी तरह सिद्ध नहीं है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि उस समय ध्यान, योग या आध्यात्मिक साधना जैसी अवधारणाएं मौजूद हो सकती थी। यहाँ के लोग जानवरों को भी विशेष महत्व देते थे। बैल, हाथी, बाघ और यूनिकॉर्न जैसी आकृतियां बार बार मोहरों पर दिखाई देती हैं। ये संभव है कि ये केवल सजावट नहीं थी, बल्कि इनका कोई धार्मिक या प्रतीकात्मक महत्व था। शायद ये जानवर शक्ति, साहस या किसी देवता के प्रतीक रहे हों। अब अगर हम उनके धार्मिक स्थलों की बात करें तो यहाँ कोई बड़े मंदिर या विशाल धार्मिक भवन नहीं मिले हैं, जैसा कि हमें बाद की सभ्यताओं में देखने को मिलता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि उनका धर्म बहुत ही सरल और व्यक्तिगत था, जो किसी बड़े ढांचे या संस्थान पर निर्भर नहीं था। वे शायद प्रकृति के बीच, अपने घरों में या छोटे छोटे स्थानों पर ही अपनी आस्था व्यक्त करते थे। अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज है ग्रेट बाथ, जो मोहनजोदड़ो में मिला है। यह एक बड़ा स्नानागार था जिसे बहुत ही सावधानी से बनाया गया था। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका उपयोग केवल नहाने के लिए नहीं, बल्कि किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि पानी को पवित्र माना जाता था और शुद्धिकरण के लिए उसका उपयोग किया जाता था। आज भी हम कई धर्मों में देखते हैं कि पानी का उपयोग पवित्रता और शुद्धि के लिए किया जाता है।